नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी आज की क्लास में मॉडल पेपर का जो सीरीज चल रहा है उस पर हम सभी बात करेंगे और आज की जो क्लास होगी बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी के पेपर में वाकई में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सीटेट की, चाहे फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो या आप सीटेट की सेकेंड पेपर की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो हर बच्चे को अच्छे से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है, समझना है, परखना है, फिर आंसर देना है। तो हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर और बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। कर बालक का विकास किन क्षेत्रों में बांटा है? जो बालक का विकास है किन क्षेत्रों में बटा है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो बालक का विकास होता है किन क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो दोस्तों करा गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। तो दोस्तों जो बच्चों का विकास के बारे में अगर बात करते हैं, जो बांटा गया है एरिया है, विच एरियाज इन द चाइल्ड, जो चाइल्ड डेवलपमेंट डिवाइडेड की गई है, बांटी गई है, वह बांटा गया दोस्तों शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और शारीरिक। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? वह ऑप्शन संख्या बनेगा सी। क्या बनेगा? वह फिजिकल, कॉग्निटिव और साथ ही साथ बात करें वह सोशल और साथ साथ मोटर कॉग्निटिव। तो इस तरीके से बात करें तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से बात की जाती है तो पहले का जो होगा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड नंबर को ध्यानपूर्वक देखेंगे। करा मित्र आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक या सिर से पैर की तरफ होता है? तो मैंने आपको दिशा का सिद्धांत बताया था, विकास चैप्टर मैंने जब पढ़ाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें मैंने बताया था जो सिर से पैर की तरफ होता है और शीर्षगामी का सिद्धांत कहता है बच्चे का जो विकास होगा वह सिर से पैर की तरफ होगा। तो इसमें से कौन सा होगा? अधोगामी सिद्धांत या शीर्षगामी सिद्धांत या विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत या मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत? तो दोस्तों आपसे मैंने आपको बताया था वह शीर्षगामी सिद्धांत कहलाएगा और राइट आंसर क्या बनेगा? वह ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा, सेकंड का ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करते हैं, सेकंड का क्या बनेगा? वह ए ऑप्शन आपका बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न कर राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। उसे माता पिता के स्नेह से क्या रहना पड़ा? वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? कर निरंतरता, अनिरंतरता का सिद्धांत, कर आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा या प्रकृति या पालन पोषण मुद्दा, कर एक रूपता व्यक्ति भिन्नता का मुद्दा। देखिए यह जो नेचर और नर्चर है इस पे विवाद की बात हुई है और इसके लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा। तो इसमें से जो दोस्त कह रहा है कि भाई साहब शुरू में क्या है, उसके माता पिता जो है स्नेह से वंचित था और बहुत सारे जो टीचर हैं बाल्यावस्था में उसे बहुत सारे टीचर क्या मिले? सेंसिटिव मिले और किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है। तो इस याद जो दिखाता है वह निरंतरता अनिरंतरता वाला नहीं दिखाता है। देखा, निरंतरता अनिरंतरता वाला कहता है कि विकास, एक तो आप जानते हैं कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, तो एक तो बात तो सही है, ठीक है हमेशा विकास चलता है, लेकिन जो निरंतरता वाला कहता है वह कहता है विकास एक पक्ष कुछ टाइम तक चलता है, दूसरा पक्ष इसके बाद स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है एक ही जो सभी पक्ष एक साथ पूरे जीवन पर्यंत चलते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन तो होगा नहीं, या दोस्तों वह बनेगा आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा बनेगा और राइट आंसर क्या बनेगा? वह बी ऑप्शन बनेगा। तो प्रकृति और पालन पोषण वाला मुद्दा नहीं मिलेगा। इसमें से बात की जाए वह आरंभिक और बाद के मुद्दों पर बातें बनेगी, राइट ऑप्शन होगा आपका बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करते हैं। कर कि वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होती वह क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल, समानांतर खेल या एकांगी खेल या स्वतंत्र एकाकी खेल? तो कौन सा ऐसा खेल है जो दूसरे के विचारों और विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है?
कौन सा ऐसा खेल है जो इस तरीके से बात करता है? ध्यान देंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसमें ऐसे प्रश्न आपको तकलीफ देते हैं, ऐसे प्रश्न क्या देते हैं, एकदम आपको तकलीफ दे जाते हैं और कहीं ना कहीं आप गलतियां कर जाते हो। तो कहीं ना कहीं विश्वास विचारों की बात होती है, कल्पनाशील वाला खेल कहलाता है, तो इमेजिनेशन गेम कहलाता है दोस्तों। तो आपका ए इज द राइट ऑप्शन, कल्पनाशील वाला कहलाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तड़कड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए? नियम एक प्रकार से लागू किए जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं नियम को क्या दे रहा है, महत्व दे रहा है। तो कहीं ना कहीं नियम को जब महत्व देगा तो परंपरा वाले चलेगा। और आगे बात कर लेते हैं, किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि इसका पालन करे। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, तो गुड बॉय गुड गर्ल वाला कहता है कि भाई साहब प्रशंसा वाली, जिसमें कोई बात नहीं है। दंड और आज्ञा पालता, तो दंड और आज्ञा के आधार पर निर्णय लेगा, नहीं होगा। ये आंतरिक प्रयोजन, अपना स्वार्थ नहीं देख रहा है इसमें। डी ऑप्शन होगा सामाजिक क्रम को बनाए रखने का विन्यास, जिसे बोलते हैं हम सभी कानून व्यवस्था। और राइट आंसर क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बनेगा। क्या? डी ऑप्शन आपका जिसमें से राइट आंसर बनेगा। ओरिएंटेशन टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा जो सोशल ऑर्डर हैं, जो नियम कानून है सामाजिक, और उसी के लिए मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन को बात करें, उसकी अभिन्यास करने की बात होगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करें, ध्यानपूर्वक कर। अपने ध्यानपूर्वक प्रश्न लंबे लंबे हैं और इसमें से गलतियां होने की संभावना रहती है। कर अपने लंबे मगर चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है। मतलब सारा क्या करती है? नींबू के पानी को चिढ़ाते हुए इशारा कर रही है। चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर को जो लेवल है की ओर दिखाते हुए इशारा करती है, अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिता ने उसे ज्यादा नींबू पानी दिया है, उसे ज्यादा नींबू पानी दे दिया है, और उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है। मतलब बहन को चिढ़ा रही है और जो बहन एक है वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, क्योंकि उसने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है, और वह जानती है दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा क्या समान है। इस संदर्भ में सारा क्या दर्शाती है? केंद्रीकरण, जीववाद, क्रमबद्धता या वर्ग समावेशन। देखिए दोस्तों, जब एक बिंदु पर फोकस होकर सोचते हैं तो वही कहलाता है केंद्रीकरण। तो एक बहन तो देखिए, पिताजी ने दोनों समान प्रकार से गिलास लेवल सेम था और पलट दिया चौड़े वाले में हमारा, और इसको हमारी जो छोटी बहन है या कोई भी बहन है उसे पतले लंबे गिलास में दे दी है, और लंबे जो गिलास में ली है वह बहन चिढ़ा रही जो चौड़े गिलास में लेके बहन बैठी हुई है। तो कह रहा है कि चिढ़ाते हुए रखे, तो इसके पीछे क्या रीजन है, और इसके पीछे वह रीजन है क्यों चिढ़ा रहे, क्योंकि केंद्रीकरण है, कि उसे लगता है जो लंबे गिलास है उसी में ज़्यादा है, और जो पतले गिलास है उसमें, जो लंबे गिलास है उसमें पानी ज़्यादा है, नींबू पानी ज़्यादा है, और चौड़े गिलास में पानी की मात्रा कम है। इसलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा वह क्या बनेगा? फिफ्थ का बात करें, वह 6 नंबर के लिए ए ऑप्शन बनेगा। जीववाद तब होता है जब निर्जीव को सजीव समझा जाता है, या दूसरी अवस्था की विशेषता जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। क्रमबद्धता तीसरी अवस्था की विशेषता है जिसे बोला जाता है, बात की जाए जिसे हम दोस्त बोलते हैं वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। वर्ग समावेशन की बात करें तो इसमें कोई बात नहीं होगी। वर्ग समावेशन में जब बात करेंगे तो तीसरी अवस्था में चला जाएगा, गलत हो जाएगा। और केंद्रीकरण दूसरी अवस्था की विशेषता है जिसकी बात करेंगे हम सभी 2 से 7 वर्ष की विशेषता है। और केंद्रीकरण मतलब बताया था मैं सेंट्रलाइजेशन, और इसी आधार पर सोच रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि भाई साहब मेरे पिताजी ने हमको ज्यादा पानी दिया है, नींबू पानी। तो ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर के लिए, पियाजे के अनुसार विकास किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? मतलब करा कि भैया यहां पर ध्यान देंगे, कर वस्तुओं के लिए क्या कर लेता है? प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है, साथ साथ तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। कर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पोस्ट ओरिएंटेशन पीरियड कोई नहीं होता है।
ओरिएंटेशन पीरियड कोई नहीं होता है, इसमें तो सी ऑप्शन होगा ही नहीं। अच्छा, कौन सा इसमें से होगा? आपको क्या लगता है किसमें इसमें जा रही है? तो करा कि प्रतीकों का इस्तेमाल तो कर रही है, ठीक है, प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगती है, साथ साथ मानसिक जो तार्किक उभरने लगता है, समझ उभरने लगती है, तो कहीं ना कहीं आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाएगा। सेवंथ का जो बनेगा वह सेवंथ का क्या बनेगा? वह सेवंथ की बात करें, वह सेवंथ का आपका सेवंथ का बी ऑप्शन बनना चाहिए, सेवंथ का बी ऑप्शन बनना चाहिए, ध्यान देंगे। तो करा कि सेवंथ का बी ऑप्शन इस्तेमाल करने लगती है, वस्तुओं के प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगती है और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। तो कहीं ना कहीं तार्किक समझ तो उभरेगी, ऑप्शन संख्या आपका कंक्रीट ऑपरेशनल में होगा, ठीक है, इसमें से समझ एकदम इस्तेमाल करने लगती है और उभरने लगती है, ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न में आगे चलते हैं हम सभी। करें कि अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्त? करा अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों पर फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या और क्यों के रूप में उसकी मां उसे संकेत प्रदान करती है। लेवाइगोस्की के सिखाने के सिद्धांत के अनुसार यह प्रतिक्रिया क्या है? बच्चे को प्रेरित करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, या अध्ययन के लिए पार का काम करेगी, या सीखने में मदद करेगी। तो दोस्तों अच्छे से प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 है और बताएंगे इसमें से क्या आपको राइट आंसर लगता है। जी एकदम बताएंगे। 7वें नंबर के लिए क्या आपको लगता है कि होना, 8 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें आपको लगता है कि हो जाना चाहिए। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं पाड़, मैंने इसका उनकी बात की जाए, वाइगोत्स्की की बात करते तो आपने सुना होगा पाड़ या स्कैन फोल्डिंग नाम सुना होगा। पाड़ स्कैन फोल्डिंग क्या होता है? पाड़ स्कैन फोल्डिंग की बात की जाए तो सहायता देना होता है, हेल्प करना होता है, और वही काम कर रही है उसकी माता जी, और इसलिए क्या होगा भैया। और एक आपने सुना होगा जेडपीडी, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिमांड कहते हैं, बीच में सहायता दी जाती है, और इसीलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा वह सी, क्योंकि यहाँ पर संकेत प्रदान कर रही है, क्योंकि वह फिट करने में क्या कर रहा है, दिक्कत उत्पन्न कर रहा है, सही जगह पर सेट नहीं कर पा रहा और संघर्ष कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था उसको जब सहायता दी जाती है तो फिर फिट करने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं वह पाड़ का काम करेगा और सहायता का काम करेगा, और राइट आंसर क्या बनेगा? वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट होगा। विल एक्ट एज स्कैनफोर्ड फॉर लर्निंग, आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर 8 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। 9 नंबर की चर्चा कर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व में, सहपाठी सहयोग में, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहयोग साचर में, या पुनर्बलन में। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वह किस में सहायक खोज में सहायक होगा? बताएंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 के लिए क्या आपको लगता है कि बनेगा? वाइगोत्स्की महोदय की बात जब आप करते हैं तो इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, और जिसे बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। और इनका मानना था समाज से बच्चा अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन कर लेता है। तो सामाजिक द्वंद्व तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। अच्छा, सामाजिक द्वंद्व नहीं बनेगा, सहपाठी सहयोग बनेगा, क्योंकि वाइगोत्स्की महोदय हैं और ऐसा ही वाइगोत्स्की मानते हैं कि पीयर कॉपरेशन के द्वारा क्या करते हैं, पीयर जो कोऑपरेशन होता है, जो सहपाठी सहयोगात्मक क्रिया होती है, उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की बात करें तो व्यवहारवादी मानते थे, और पुनर्बलन की बात करें तो यह भी व्यवहारवादी का था। न सी होगा न डी होगा, राइट आंसर होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 की चर्चा, ध्यान दे। हार्वर्ड गार्डनर, तो हार्वर्ड गार्डनर के बारे में मैंने आपको बताया था, इनका सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है, और 8 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुआयामी सिद्धांत है ना, उसमें कहा है कि किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत में सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है? क्या शारीरिक गतिबोधक, या स्थानिक, या तार्किक गणितीय, या अंतःवैयक्तिक? बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां पर इंट्रा होगा। क्या होगा? इंटर प्रश्न नहीं होगा, इंट्रा होगा। अच्छा, इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा 10 नंबर के लिए। बेहतरीन प्रश्न है, 10 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए। 10 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो जाना चाहिए। करा कि दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने और योग्यता को अपने अनुभव के में परिवर्तन लाने की योग्यता की बात हो रही है।
तो इसमें से क्या, इसमें से राइट आंसर बनेगा जी, एकदम ध्यान देंगे। तो इसमें से जो दोस्तों बनेगा ना, वहां पर देखिए करा हार्वर्ड गार्डनर के जो बहुआयामी सिद्धांत है, यहां पर करा दृष्टिगत जगत को सही अनुभव करने की योग्यता, ठीक है, अपने अनुभव में परिवर्तन लाने, क्योंकि अपने हिसाब से परिवर्तन कर रहा, अपने हिसाब के अपने चेंज कर रहा, और राइट आंसर क्या बनेगा, वह बनेगा ऑप्शन संख्या डी, क्योंकि इसमें इंट्रापर्सनल होगा, इसमें अंतर व्यक्ति होगा। क्योंकि दोस्त इस वजह से, क्योंकि अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को जानता है, अपने बारे में और समझता है, तो वही तो कह रहा है कि इसमें कह रहा दृष्टिगत जो जगत है उसको सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता है, और सही न कहीं अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता को किया जाता है, वह अंतर वैयक्तिक होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 10 नंबर का जो बनेगा, वह 10 नंबर की बात करें, वह आपका बनेगा ऑप्शन संख्या, आपका बनेगा डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 11 नंबर के लिए। कह रहा हेतल घर में गुजराती बोलती है। हेतल क्या करती है, घर में गुजराती बोलती है, ठीक है, गुजराती बोलती है। आगे कह रहा है कि और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है, मतलब घर में गुजराती बोलती है और प्रवाह बहुत तेजी से है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम क्या है, हिंदी है, और यह भाषा नहीं जानती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए, हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, या करा कि बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। एकदम बहुभाषावाद को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और कहा रहा है कि यहीं पर देखिए, करा कि यहाँ पर देखेंगे वह गुजराती बोलती है और प्रवाह से बोलती है, और करा कि यहाँ पर देखिए करो वह उसके विद्यालय में निर्देश का जो माध्यम हिंदी है, और यह भाषा वह नहीं जानती, हिंदी मतलब नहीं बोल पाती है, गुजराती बोलती है। तो कहीं ना कहीं जब गुजराती बोलती है और क्लास में क्या है, हिंदी बोला जा रहा है, और उसके क्लास का जो माहौल है, तो कहीं ना कहीं उसके बहुभाषावाद को महत्व देना, और हम जानते हैं एनईपी कहती है कि बहुभाषावाद को जोड़ दिया जाए और इससे सम्मान भी दिया जाए, और इसीलिए दोस्तों बी ऑप्शन बनेगा। यहां सिर्फ हिंदी वाली बात गलत होगी। अच्छा, सी में करा है कि अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा उसे भूल जाए। अगर भैया कैसे भूल जाएगी, कभी ऐसा कोई चीज है क्या उसको आज कहे तुरंत भूल गए। करा हेतल को उस अनुभव में भेज देना चाहिए, अनुभाग में भेज देना चाहिए जहां अंग्रेजी माध्यम है। भैया गलत हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा ऐसा कुछ नहीं। तो एनईपी के अनुसार उसे बहुभाषावाद की संस्कृति को सम्मान देना चाहिए और इसी हिसाब से पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा, वह बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। अच्छा, जेंडर की बात करा, जेंडर क्या है, करा जन्म के समय निर्धारित होता है, करा अनुवांशिक विशिष्टता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, करा सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, एक आंतरिक गुण है। तो आप जानते हैं भैया, जो बात की जाए जेंडर की, जब आप चर्चा करते हैं तो जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। और राइट आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन बनेगा, सामाजिक संरचना जेंडर। अच्छा, सेक्स होता, यहाँ पर लिंग होता, तो फिर आप जैविक सत्ता मानते हैं, लेकिन इसमें लिखा है जेंडर, इसीलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा जी। एकदम समझिए, इस तरीके के प्रश्न आपके जेंडर से संबंधित प्रश्न टपक जाते हैं और यहां पर गलतियां करने की संभावना रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं दोस्त, आगे बात की जाए। देखिए प्रश्न दावा की बात हो रही है, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए अध्यापक को कई तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें भी पता और आपको भी पता है। तर्क एकदम सही है, कथन आपका सही है। तर्क की बात करते हैं, तब मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष विद्यालय से पृथक करना चाहिए। भैया अच्छा प्रदर्शन जो करा उसको शेष विद्यालय से पृथक नहीं करना, उसी में बैठा के पढ़ाना है। ऐसा नहीं है जो अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है उसे हम अलग कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो तर्क अपने आप में गलत है, दावा एकदम सही है। तो इसका मतलब करा कि ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता एक ही गलत। करा ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या नहीं करता एक ही गलत। करा ए सही है लेकिन आर गलत है, एकदम बात सही। सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ऐसे प्रश्न खूब टपकते हैं पेपर में और यहां पर गलतियां करने की संभावनाएं रहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 14 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है, मतलब कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की कक्षा की विशेषता नहीं होगी जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की विशेषता नहीं है। बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, यहां से संक्रिया नहीं होगा, सक्रिय रूप से। तो कौन सी विशेषता, ठीक है। लचीला समूह गठन, ठीक है। गतिशील अध्यापक,
ठीक है। जो डायनेमिक टीचर की बात करें, मोबिलिटी वाला टीचर, एकदम सही है। दंड और पुरस्कार का प्रयोग ऐसा जो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, और इसीलिए दोस्तों आपका यह बात गलत है, और जब गलत ही है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा था गलत, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, कह कि राशि ने अपने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति, तो राशि है कह रहे हैं कि भैया अपने बच्चों के प्रति समझ का आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या गलत था, बाल केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या उपदेशात्मक है, या फिर कंठस्थीकरण केंद्रित है। तो दोस्तों कह रहा कि अपने बच्चों के लिए क्या करें, नई विधि का प्रयोग करने की बात हो रही है। कह रहा कि आप जितना हो सको अधिक से अधिक क्या करें, प्रश्न बनाए। तो ऐसा मानता है बाल केंद्रित, ऐसा मानता है चाइल्ड सेंटर्ड। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसमें बच्चों का क्या हो रहा है, बच्चों का भागीदारी ज्यादा है, और भागीदारिता जब ज्यादा होता है तो वही बाल केंद्रित शिक्षा है, और बाल केंद्रित शिक्षा पर ये आधारित प्रश्न है। और इसीलिए दोस्तों 15 नंबर का क्या बनेगा, वह 15 नंबर का ए ऑप्शन आपका बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं, ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 16। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और संयोजन अधिगम को क्या है, अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है, अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। तो दोस्तों कौन सा सहयोगात्मक प्रणाली और संयोजन का अधिगम को मानेगा, चलिए ठीक है। अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, भाई साहब क्या आपको जो सहयोगात्मक प्रणाली है और संयोजन है अधिगम को क्या हतोत्साहित करने की जरूरत है, नहीं, इसमें बात आपकी गलत होगी, ए ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा क्या सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, एकदम सक्रियता से क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना है हमें, एकदम आपका क्या बनेगा, वाह शुड बी एक्टिवली क्या होगा, इनकरेज्ड, आपका बनेगा बी ऑप्शन। करा रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करना चाहिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करेंगे तो सहयोगात्मक प्रणाली पर जोर होगा, नहीं होगा दोस्त। करा अधिगम प्रतिफलों के लिए कम करती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, वह 16 का बनेगा आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 16 का क्या बनेगा, वह बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर के लिए, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। जो सुविधा वंचित वर्ग से बच्चे आ रहे हैं उन्हें क्या करने की बात करा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करा, विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए, विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद देने के लिए कहना चाहिए, या विद्यालय के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए, या योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, या सहयोगात्मक रूप समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। देखिए जब बच्चा सुविधा वंचित समूह से आता है, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो कैसे एक्स्ट्रा जो है बाहर से वर्क कर लेगा, या बाहर से वह कैसे मदद पाएगा, नहीं पाएगा। कहीं ट्यूशन लगवा सकता है, नहीं लगवा पाएगा। इसलिए कह रहा है कि विद्यालय के बाहर अतिरिक्त मदद लेनी चाहिए, कैसे के लिए कहना चाहिए, नहीं हो सकता और गलत भी होगा। विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग, तो समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा, विशेष अनुभाग में नहीं। योग्यता आधारित अगर है तो कह रहा कि योग्यता के आधार पर समूह बनाए तो समावेशी का हनन। सहयोगात्मक समूह, एकदम सही है, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन, जो अधिगम को बढ़ावा मिले और उसके लिए संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसीलिए दोस्त आपका जो राइट बनेगा वह डी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, वह डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट बनेगा। 17 नंबर के लिए डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर है। 17 नंबर के लिए क्या है, 17 नंबर के लिए डी ऑप्शन आपका पूरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। आगे 18 नंबर के लिए एक विद्यार्थी जिसे एडीएचडी है, जिसे क्या है, एडीएचडी है, अवधान न्यूनता सक्रियता विकार है, ठीक है। करा कि है जो समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली होगी, मतलब उसे बच्चे एडीएचडी है, ध्यान न्यूनता सक्रियता विकार है, मतलब वह ध्यान ज्यादा टाइम तक नहीं लगा पाता है, उसका मन विचलन बहुत तेज होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उच्च संरचना कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश से होता है, कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं,
कर कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं, कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन द्वारा देता है। तो दोस्तों जब ADHD है तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह कैसे होगा, उसके रुचि के अनुसार हो। जो अगर उसके रुचि के अनुसार होगा, समय सारणी व्यवस्था लचीली होगी तो बच्चा इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ेगा और इसीलिए जो राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन होगा। कैसे, ध्यानपूर्वक। करा कि यहाँ मौखिक अनुदेशन की बात हो रही है, उच्च संरचना की बात कैसे कर सकता है जब उसे ADHD है, वह ध्यान लगा ही नहीं पाएगा। अच्छा, कक्षा जहां लचीली समय सारणी होगी कि आप कहीं भी बैठ सकते हो, बस आपको बैठ करके अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बच्चा अपने रुचि के अनुसार एकदम ठीक है बनेगा। करे पूरे समय निर्धारित सीट पर, किसी एक फिक्स पर सीट पे करेंगे, पता चला उसका दिमाग वहां मन लग ही नहीं रहा है, तो कहां से सीख पाएगा, गलत होगा। और कहा कि यहाँ पर अध्यापक की बात हो रही है, तो अध्यापक से क्या लेना देना, उसे समझ में आना चाहिए अध्यापक से क्या मतलब। उसे अध्यापक पढ़ाएगा कि उसको बारे में समझेगा, तो बातें तो होगा। आपका 18 का जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा, उसके रुचि के अनुसार हमें बैठा देंगे तो ADHD में उसे मदद मिलेगा, उसे जो न्यूनता सक्रियता विकार धीरे धीरे कम होता जाएगा और इंटरेस्ट ले देगा बच्चा। 19 नंबर के लिए, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि या प्रकृतिवादी बुद्धि। तो दोस्तों इसमें से जो नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन, कहीं ना कहीं अपसारी चिंतन की बात कर रहा है, तो अपसारी चिंतन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा है, तो एकदम आपका क्या बनेगा, एकदम राइट आंसर होगा। तो इसमें से क्या बनेगा दोस्तों, वह सृजनात्मक बुद्धि की बात होगी, क्योंकि सृजनात्मक बुद्धि वाले में ही एक क्या होगा, एक से इतर सोचने की क्षमता होगी। उसमें ओपन माइंडेड तरीके से क्या कर पाएगा, वो चिंतन कर पाएगा, थिंकिंग कर पाएगा। और इसीलिए आपका 19 नंबर के अपसारी चिंतन की जब चर्चा करेंगे तो तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले विद्यार्थियों में, व्यक्ति में बुद्धि का वर्गीकरण कौन सा होगा, वह सृजनात्मक बुद्धि होगा। और राइट आंसर बनेगा हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। अंतर्वैयक्तिक होता है जब दूसरे की भावनाओं को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो दूसरे की भावनाओं का कोई मतलब यहाँ क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर करा कि जो तुलना में क्या हो रहा है, अधिक क्या हो रहा है, तुलना में अधिक अपसारी चिंतन कर पा रहा है। और वर्गीकरण, ऐसा वर्गीकरण कहलाता है वह सृजनात्मक बुद्धि। और 19 नंबर का जो बनेगा वह 19 नंबर के लिए मित्र बन जाएगा, 19 नंबर के लिए बन जाएगा आपके सामने है सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं हम सभी। 20 नंबर के लिए करा वह छात्र अक्षमता से है, करा वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उसे मुख्यतः किससे दिक्कत आती है। तो पढ़ने में दिक्कत है तो इससे क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा। और डिसलेक्सिया पढ़ने और लिखने में दिक्कत, करा गतिशीलता में, चित्र बनाने में, सुनने में। तो कहीं ना कहीं आपका क्या, पढ़ने लिखने में ए ऑप्शन होगा, एकदम बात सही होगा, ए होगा। क्योंकि पढ़ने में दिक्कत हो रहा है ना, तो पढ़ने व लिखने दोनों में, ऐसा कभी कभी ऑप्शन आपके पेपर में दे ही देता है, तो ऐसा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी या आपके एक बार 69,000 शिक्षक भर्ती जब हुआ था उसमें भी ऐसा प्रश्न आया था। तो पढ़ने और लिखने में कभी कभी लिख देता है पठन वैकल्य होगा, लेकिन लिखने में उसे डिस्ग्राफिया होता है। लेकिन अब क्या करें, अब कुछ ऑप्शन तो है ही नहीं। गतिशीलता वाले की बात करेंगे तो डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा, चित्र बनाने वाला कोई है नहीं, सुनने वाला कोई है नहीं, तो दिव्यांगता ये तो श्रवण बाधिता से होगा। तो हमारे स्वाभाविक सी बात है, तो हम ए ऑप्शन करेंगे ही करेंगे। अगर नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 21 नंबर के लिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन इसमें से सही है। ए ऑप्शन में करा है, ए पॉइंट में करा है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, एकदम ठीक है, शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। करा बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है, ठीक। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश के अर्थ सृजन करने के लिए पैदा होते हैं, ठीक है। करा ए ऑप्शन में करा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बी ऑप्शन में करा फर्स्ट सेकंड, सी में करा फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और यहाँ पर डी में करा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर डी ऑप्शन तो है ही नहीं, कहाँ से बात बिगड़ रही है। यहाँ तो 21 में 3 ही ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो डी ऑप्शन कहाँ से है। डी ऑप्शन हमको लगता है लिखा ही नहीं गया है, डी ऑप्शन इसमें लिखा ही नहीं गया है, छूट गया है। क्या हो गया, छूट गया है इसमें, जी एकदम छूट गया है। और बात किया जाए वह यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें से हम मान लेते हैं, चलो 3 माना देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका मतलब कहीं ना कहीं सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब है ही नहीं तो क्या करेंगे, थर्ड वाला फोर्थ वाला लिखा ही नहीं गया है, फोर्थ वाला लिखा ही नहीं गया तो फिर दिक्कतें होगी,
तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चों के बारे में अगर निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, वह दोस्त आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि बच्चे जो है, ये आपने सुना होगा, जीन पियाजे कहते हैं बच्चा एक नया वैज्ञानिक जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है। और उसी की बात की जाए, बच्चा एक क्या है, शोधकर्ता के रूप में बनने की लिए पैदा होता है। कहीं ना कहीं देखते हो ना, जैसे वैज्ञानिक बार बार एक्सपेरिमेंट करता है और चीजें बिगड़ती रहती हैं, सीखता रहता है, समझता रहता है, वैसे बच्चे भी करते हैं। अच्छा, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण भी होते हैं। ये सारी चीजें एकदम राइट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर के लिए, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता समूहों में पृथकीकरण करना, बच्चों की सोच चिंतन को समझना, विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलतियां करने के लिए फटकारना, या विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट होगा? मतलब विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? एकदम बेहतरीन प्रश्न है। ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न को, और बता देंगे इसमें से क्या राइट आंसर बनना चाहिए। देखिए बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत की बात है नहीं। तो ए ऑप्शन में कह रहा है कि विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता समूहों में पृथकीकरण करना। देखिए जब आप योग्यता समूह में पृथकीकरण करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का हनन होगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, बी ऑप्शन में अगर बच्चों की सोच चिंतन को समझना, ठीक है, और यही मुख्य उद्देश्य है, विश्लेषण का महत्व होता है, यही विश्लेषण का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। और करत सी में कह विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से गलती करने के लिए फटकारना। भाई फटकारना नहीं है, फटकारेंगे तो बच्चा भाग जाएगा, तो ऐसा आपका आरटी हनन करता और आरटी कहता नहीं है, गलत हो जाएगा। डी में कह विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना। भाई अध्यापक की क्षमता की तुलना करने से क्या मतलब होगा? कुछ नहीं, इससे मामला बिगड़ने वाला है। और 22 नंबर का जो बनेगा वह 22 का बी ऑप्शन बनेगा। क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग द थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 की चर्चा कर, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? ए ऑप्शन में कहा मनोवैज्ञानिक कारकों से, बी में कहा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, कहा विद्यालय से संबंधित कारकों से, कहा अध्यापक से संबंधित कारकों से। कौन सा इसमें से बनेगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। जी एकदम बताएंगे। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, एकदम बताएंगे। प्रश्न संख्या 23 के लिए बेहतरीन प्रश्न है, और बता देंगे इसमें से क्या होगा। क्या मनोवैज्ञानिकों कारक से होता है? क्या साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है उससे होता है अधिगम प्रभावित? एकदम होता है। मनोवैज्ञानिकों कारक से होगा, क्यों नहीं होगा? एकदम। सामाजिक सांस्कृतिक कारक से, सोशियो कल्चरल फैक्टर से, एकदम होगा। करा कि विद्यालय से संबंधित कारकों से, तो विद्यालय से संबंधित कारकों से होगा, क्योंकि विद्यालय में माहौल बिगड़ेगा। अगर विद्यालय में भेदभाव होगा, जातिवादिता होगी, तो भी अधिगम सही तरीके से नहीं होगा। अध्यापक से संबंधित कारकों से, अध्यापक अगर बच्चों के बीच भेदभाव करेगा तो भी दिक्कतें होंगी। किसी बच्चे को ज्यादा मारपीट करेगा, मारेगा, पीटेगा, ऐसा काम करेगा तो भी दिक्कतें होंगी। और ऐसे हीनता से बच्चों को देखेगा तो भी दिक्कतें होंगी। इसलिए दोस्त आपका क्या बनेगा इसमें से? ऑप्शन संख्या डी बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्या बनेगा? डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। तो अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? सभी के द्वारा प्रभावित होगा। सभी अधिगम के जो फैक्टर हो जाएंगे इफेक्ट डालने के लिए, एकदम दोस्त। तो डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर को ध्यानपूर्वक, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को साझा करने की अवसर देना चाहिए। ठीक है, हम अवसर दे देते हैं। करा कि और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? कर व्यवहारवाद का, प्रत्यक्ष निर्देशन का, सामाजिक संरचनावाद का, पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन का। क्या होगा आपके लिए बताएंगे दोस्त? जी एकदम। तो दोस्तों करा कि विद्यार्थियों जो कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को साझा करने के अवसर देने चाहिए। ये सारी की सारी चीजें क्या है? सामाजिक संरचनावाद मानता है। और इसीलिए दोस्तों जब साझा हो रहा, कहीं ना कहीं अपनी बातों को दूसरे को बता रहे हो, दूसरे की बातों को अपने साझा कर रहे हो, कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना की बात हो रही है। और इसीलिए दोस्तों यह बात मानते थे क्यों? वाइगोत्स्की महोदय। और इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर के लिए करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करा, क्या विकसित करने की बजाय अधिगम पाठ्य पुस्तकों को तक सीमित करने के बजाय
अधिगम बजाय अधिगम और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तथ्यों और ज्ञान की कंठस्थीकरण आधारित होनी चाहिए। क्या भैया ज्ञान जो हो वह कंठस्थीकरण पर आधारित हो? भाई साहब तो ऐसा तो हम तो नहीं मानते हैं। मेमोरी बेस्ड होनी चाहिए? नहीं। कह रहा है कि प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। भाई साहब सिलेबस ही बढ़ा दो 3 मंथ के बाद, और ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसा कुछ नहीं। कह रहा खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, एकदम सही है। और इसी प्रकार से एनईपी 2020 सुझाती है कि पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा को कैसी होनी चाहिए? वह भैया होना चाहिए आपका, वह खोजबीन पर आधारित होना चाहिए। साथ ही साथ जो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जो डेवलपमेंट है उसको हम क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। और 25 नंबर के लिए जो बनेगा वह 25 नंबर का सी ऑप्शन ही बनेगा। राइट आंसर आपका सी इज द राइट ऑप्शन। 25 का क्या बनेगा? 25 का सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, हम देखते हैं 26 नंबर के लिए। कराए स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? कर वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। कर संवेगों के नियमन के लिए तकनीक है। कर एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति है। यह कर प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। कर व्हिच आर द ट्रिक रिलेटेड टू मेमोरी। तो बताएंगे कौन सा इसमें से स्मृति विषयक युक्त कौन सी है? कौन सा स्मृति विषयक युक्त है? बताएंगे एकदम। स्मृति विषयक की बात हो रही है ना, तो इसमें ज्यादा तकलीफ होने की कोई जरूरत तो है नहीं, इसमें ज्यादा दिक्कत होने की कोई बात नहीं है। और इसे तो आप वैसे भी समझ जाएंगे, वैसे भी इसे क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, क्योंकि मेमोरी की बात हो रही है। तो जब मेमोरी की बात होगी तो याद करने की बात तो होगी, सीधा सा मतलब ए ऑप्शन होगा। वह तकनीक जो याद करने में मदद करेगी, क्योंकि मेमोरी जो स्मृति विषयक युक्त की बात हो रही है। अच्छा, संवेगों के नियमन के लिए तो संवेग इमोशंस की बात होगी, यहाँ तो गलत होगा। व्यवहारवादियों को प्रभावशाली युक्त, या तो ऐसा नहीं स्मृतिवादी व्यवहारवादी कहते हैं स्मृतियों के आधार पर सीखें, या तो नहीं होगा। व्यवहारवादी तो ऐसा नहीं कहते हैं कि रट्टा मार के सीख जाओ। प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है, भाई प्रक्रियात्मक ज्ञान वाला मानता है, कहता है सक्रिय खोजबीन की बात करता है। ऐसी बात ना प्रक्रियात्मक वाला करता है, ना व्यवहारवादी वाला करता है, ना इमोशंस वाले बात करते हैं। वह करते हैं जो रट्टे ट्राई वाले इबादत है उसके लिए की जाती है स्मृति सहायक युक्ति। और 26 का जो बनेगा वह ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर को ध्यानपूर्वक करा कि आपसे करा अनुज कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। अनुज जो 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है, और वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता। मतलब कोई भी अगर सिलेबस पढ़ा दिया, कोई भी चैप्टर पढ़ा दिया, तो कहता है भाई साहब इसे थोड़ा सा मानस मंथन कर लो, थोड़ा सा अपने दिमाग को क्या कर लो, अपने दिमाग को एकदम घुमाओ, सोचो, विचारो, अपने आप को कुछ नया यूनिक करने की कोशिश करो। करा कि एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। या युक्त निम्नलिखित में से किसे समुचित करेगी? करा रट कर सीखने पर, दृष्टिकोण जानने पर, या फिर करा समालोचनात्मक चिंतन पर, या फिर आपका यहाँ पर फिर से कट गया है दोस्त, यहाँ पर फिर से क्या हो गया, ऑप्शन कट कर दी गई है। ऑप्शन क्या हुआ है, कट हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट जो होगा वह खोजबीन होगा, ध्यान देंगे। फोर्थ क्या कर लेंगे, खोजबीन हो जाएगा, खोजबीन। तो आप करा कि भाई साहब जब मानस है अपने बच्चों को क्लास 3 के ईवीएस पढ़ा रहा है, और ऐसा काम करता है कि भाई साहब जब पढ़ाने के बाद कहता मानस मंथन करने की बात करता है, तो रट कर सिखाने की तो बात तो हो नहीं रही, क्योंकि मानस मंथन का मतलब होगा कहीं ना कहीं कह रहा है भाई साहब सोचो, अपने बच्चों को तो सोचो और कुछ नया करो। तो कहीं ना रटने मारने वाली तो बात नहीं हो रही है, दृष्टिकोण जानने की बात कर रहा है, एकदम सही है। समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ा रहा है, और कहीं ना कहीं खोजबीन को भी बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या बनेगा आपका, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो खोजबीन अपने हिसाब से लगा लेंगे दोस्त, एकदम आपका क्या बनेगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, आप बात करते हैं 28 नंबर के लिए। करक कथन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। करक सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, या सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय उपलब्धि
पर दबाव पैदा करना चाहिए। मतलब बच्चे को क्या कर रहा है, कह रहा है कि भाई आप अच्छे अंक लाओ और इसके लिए दबाव डालना चाहिए, भय पैदा करना चाहिए। भाई गलत हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो बच्चा कौन लाएगा। अगर हम आपसे कहें कि आप 30 में 30 लेके आओ, तो दबाव डाल रहे हैं ना, भाई आ सकता है, भाई मेहनत करेंगे हम, हो सकता है 29 हो जाए, हो सकता है 30 हो जाए, हो सकता है 28 हो जाए, मेहनत करेंगे। कौन चाहता है ना मेहनत करें, कौन चाहता है कि हमारा अच्छा स्कूल ना आए, सब चाहते हैं। तो दबाव की बात, भय की बात करें, असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। करें कि सभी बच्चे विद्यार्थी सभी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एकदम बात सही है। करें कि अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। करें ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है एक ही, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करें ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा जी, एकदम बताएंगे। देखिए यहां पर क्या राइट देंगे, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं या आपको असफलता का डर और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप भैया आपको क्या देना चाहिए, बेटा देखो अच्छा इसको लाने की कोशिश करो, हो सकता आएगा भी, हो सकता नहीं भी आए, और इसके लिए असफलता का डर और दबाव ना पैदा करें। एकदम ठीक है बात, कथन पूरी तरीके से राइट है। कारण की बात कर लेते हैं, जो अर्थपूर्ण अधिगम है, जो मीनिंगफुल लर्निंग है, तो हो सके ऐसा करें, हो सके अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे जो शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस करें। और पूरी तरीके से क्या है, कथन पूरी तरीके से, कारण भी सही है और कारण पूरी तरीके से कथन को संतुष्ट भी कर रहा है। इसीलिए दोस्त आपका क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका बनेगा। क्यों, क्योंकि ध्यानपूर्वक देखिए क्यों इसके लिए राइट बनेगा, क्योंकि कह रहा है कि भाई साहब डर और दबाव नहीं डालना चाहिए बच्चे को जब पढ़ाएं। ठीक, तो कथन तो हमारा सही है। अच्छा, कारण में कह रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, के लिए महत्वपूर्ण हो सके अधिगम, महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण अधिगम हो, अधिगम जो लर्निंग हो वह मीनिंगफुल लर्निंग हो। और उसमें बात करी जाए कि बच्चे और अपने आप को बच्चे शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षा महसूस करें। तो कहीं ना कहीं दोनों सही है, कथन भी कारण भी, और कारण कथन को संतुष्ट भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन बनेगा। 29 नंबर की बात करते हैं, एक विद्यार्थी जो है अलिजा है, जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है। नियंत्रण केंद्र क्या, आंतरिक है, मतलब खुद से मोटिवेशन, खुद मतलब आंतरिक रूप से मोटिवेट है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी। उसकी योग्यता में कमी, अपनी परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई, या दुर्भाग्य, या अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात। तो कहेंगे भैया क्या जो खुद क्या है, खुद क्या हो रही है, वह जो बच्ची क्या खुद से हो रही है, क्या दिक्कत खुद से क्या है कि जो नियंत्रण केंद्र क्या आंतरिक है, नियंत्रण केंद्र आंतरिक जब होगा तो कहीं ना कहीं वह अपने आप को साबित करेगी कि भाई हमने मेहनत नहीं किया, हमें उस तरीके की योग्यता नहीं हुई, तो इस वजह से मैं फेल हुई हूं। तो वही तो कह रहा एक विद्यार्थी अलिजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है। नियंत्रण केंद्र आंतरिक का मतलब होता है कहीं ना कहीं भीतर है, अंदर हम अपने हिसाब से मैंने पढ़ा नहीं इस वजह से फेल हुए हैं। परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी, वह अपनी योग्यता में कमी को दर्शाएगी। अब उसकी योग्यता में कमी रह गई तो इसमें क्या होगा, लैक ऑफ हिज एबिलिटी। तो आपका क्या होगा, अपनी उसकी योग्यता में कमी रह गई, इसको दर्शाएगा। परीक्षा की पैटर्न कठिनाई को नहीं दर्शाएगी। क्यों, क्योंकि अगर उसने पढ़ा होता तो कठिनाई कितना भी हो वह सॉल्व करें। भाई सबका कठिनाई तो सबके लिए है, क्या उसी के लिए पर्टिकुलर थी, नहीं। करा कि दुर्भाग्य का कोई मतलब नहीं है, जब पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो दुर्भाग्य कहेंगे, या कहेंगे उसके प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात, तो एकदम बात गलत होगा। इसका मतलब गलत गलत गलत। तो राइट आंसर होगा 29 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न होगा। करें एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से क्या हो, अप्रेरित रहें, उसे क्या करना चाहिए। उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चे में तुलना करनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया प्रतियोगिता, कंपटीशन, साथ ही साथ बात किया जाए साथ ही साथ जो तुलना शब्द अपने आप में नेगेटिव है या इसका कोई मतलब नहीं। आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे तो आंतरिक रूप से मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होगा कि भाई कंपटीशन करा दो। अगर बच्चे में डर और चिंता पैदा करना, डर और चिंता पैदा करा देंगे तो आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा, नहीं होगा दोस्त। अच्छा, करा कि सी ऑप्शन में अगर भौतिक पुरस्कार देना, तो करा कि भौतिक पुरस्कार देंगे तो आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक रूप से मोटिवेशन का मतलब यह तो नहीं होता ना
आंतरिक रूप से मोटिवेशन का जब आप भौतिक पुरस्कार नहीं देंगे तो भी हम काम कर ही देंगे। अगर हमें सीटेट में अच्छा स्कोर लाना है 130 135 लाना है नंबर, तो फिर हम आंतरिक रूप से जब तक मोटिवेट नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह भी गलत होगा। कह रहा कि बच्चे में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो जिज्ञासा क्यूरियोसिटी है उसे क्या कर देना चाहिए, उसे हम क्या करेंगे, उसे इंकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही साथ और सीखने के आनंद को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जब सिखाएं तो उसे आपको आनंद और खुशी की अनुभूति होगी, तो फिर कहीं ना कहीं आप क्या होंगे, आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे। और यही बात 30 नंबर में कह रहा है और प्रश्न संख्या 30 में यही कह रहा है। तो इसीलिए दोस्त आपका 30 का डी ऑप्शन राइट होगा। इस तरीके से बात की जाए तो आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी, मॉडल पेपर था। और इससे हर मॉडल पेपर को जितना अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप देखेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगली क्लास में मैंने आपको चैप्टर वाइज चीजें प्रोवाइड कर दी है और चैप्टर वाइज चीजें बहुत अच्छे से दी है, और उसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए इन सारे प्रश्नों को आपको हल करनी है, सीखनी है, समझनी है। अच्छा दोस्त, इस बात को ध्यान में रखते हुए जरूर पढ़ें और प्रैक्टिस को, इस मॉडल पेपर को अच्छे से वॉच करेंगे, देखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्त अगली क्लास में मिलते हैं। और जैसा भी आपको सेशन लगा हो, एक बार आप क्लास एंड होने के बाद अपने सुझाव जरूर देंगे। आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार होता है कि आपको कैसा लगा सेशन, क्योंकि आपका हमारा एक ही रास्ता है, वह कमेंट बॉक्स, वह कम्युनिकेशन का रास्ता है, वह संप्रेषण का रास्ता है, वह है हमारा और आपका जो कमेंट बॉक्स, जिससे आप अपनी बात को, राय को देते हैं और उसी हिसाब से हम चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।